नमस्ते। और आज की इस विशेष गहन चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो महज कोई जानकारी या थ्योरी नहीं है। बिल्कुल, ये कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, बल्कि मानव इतिहास के सबसे खौफनाक दौर से गुजरकर निकली एक ऐसी सच्चाई है जो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। आज हम प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की विश्वविख्यात पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे। और ये किताब सच में, मेरा मतलब है, ये एक मास्टरपीस है। सही कहा आपने। इस पूरी बातचीत का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छिन जाता है, उसका घर, उसका परिवार, उसकी आज़ादी, तब भी वो जीने का कारण या कहें जीवन का अर्थ कैसे खोज सकता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि कैसे ये जानकारी आज की इस भाग दौड़ भरी, एंग्जाइटी से घिरी जिंदगी में एक ठहराव ला सकती है। बिल्कुल। चलिए, बिना किसी देरी के इस विचारोत्तेजक सफर की शुरुआत करते हैं। मैं इस विषय में गहराई से उतरने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कोई और बिंदु हो ही नहीं सकता। देखिए, फ्रैंकल की किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर लिखी गई फिलॉसफी नहीं है। हाँ, ये उनका खुद का जिया हुआ अनुभव है। वही ना, जब हम अर्थ या मीनिंग की बात करते हैं तो अक्सर ये एक बहुत भारी भरकम दार्शनिक शब्द लगता है, लेकिन फ्रैंकल ने इसे नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की अमानवीय परिस्थितियों में एक जीवित सच्चाई के रूप में देखा। ये किताब हमें बताती है कि इंसान के भीतर अंधेरे से अंधेरे समय में भी रोशनी ढूंढने की कितनी अद्भुत क्षमता होती है। और उस अंधेरे की गहराई को समझे बिना हम उस रोशनी की अहमियत नहीं समझ सकते। जब हम फ्रैंकल के बैकग्राउंड को देखते हैं तो वो वियना के एक बहुत सफल मनोचिकित्सक थे। बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा गया तो वो सब कुछ पीछे छूट गया। जरा उस स्थिति की कल्पना करके देखिए। इंसान से उसका परिवार छीन लिया जाता है, उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, यहां तक कि उसके जीवन भर की कमाई और शोध के कागजात भी नष्ट कर दिए गए। हाँ, लोगों की पहचान पूरी तरह से मिटा दी गई थी। उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनके हाथ पर गुदे हुए सिर्फ एक नंबर से जाना जाता था। सही बात है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। भविष्य की जगह सिर्फ मौत की अनिश्चितता खड़ी थी। क्या ऐसी स्थिति में इंसान सिर्फ एक जानवर बनकर नहीं रह जाता, जो महज अपनी जान बचाने की जिद्दोजहद कर रहा हो? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से परिस्थितियों का गुलाम हो गया है। लेकिन फ्रैंकल ने उन कैंपों में एक बहुत ही सूक्ष्म और चौंकाने वाली चीज पर गौर की। अच्छा, वो क्या थी? उन्होंने देखा कि शारीरिक रूप से मजबूत लोग अक्सर जल्दी टूट जाते थे, जबकि कुछ ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर थे लेकिन जिनका आंतरिक जीवन बहुत समृद्ध था, मेरा मतलब है जो मानसिक रूप से सुलझे हुए थे, वे उस अमानवीय प्रताड़ना को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल गए। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? कुपोषण, कड़कड़ाती ठंड और रोजाना की यातनाओं के बीच एक कमजोर शरीर वाला इंसान सिर्फ अपने विचारों के दम पर कैसे टिक सकता है? ये थोड़ा हैरान करने वाला लगता है। यहीं पर फ्रैंकल का वो सिद्धांत सामने आता है जिसे उन्होंने इंसान की आखिरी आजादी कहा है, द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम। द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम? हाँ, फ्रैंकल का तर्क था कि इंसान से उसका घर, परिवार, कपड़े, नाम सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है किसी भी दी गई परिस्थिति में अपना रवैया या एटीट्यूड चुनने की आजादी। मतलब बाहरी चीजें आपके कंट्रोल में न हो तब भी? बिल्कुल। कैंप में गार्ड कैदियों को मार सकते थे, उन्हें भूखा रख सकते थे, लेकिन वे ये तय नहीं कर सकते थे कि कोई कैदी उस प्रताड़ना के प्रति अपने मन में क्या प्रतिक्रिया देगा। भले ही बाहरी हालात बिल्कुल भी नियंत्रण में न हो, लेकिन उन हालातों पर क्या रिस्पॉन्स देना है, ये चुनाव हमेशा इंसान के अपने हाथ में होता है। मैंने पढ़ा था कि कुछ कैदी ऐसे भी थे जो उन भयानक परिस्थितियों में भी दूसरों को अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा दे देते थे। हाँ, और ये इस बात का प्रमाण था कि इंसान हालात का पुतला नहीं है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बेकाबू क्यों ना हो जाए, अंदर की दुनिया का रिमोट कंट्रोल हमेशा हमारे ही पास रहता है। अब इस किताब में आगे एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट का जिक्र है, लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी? मनोविज्ञान की दुनिया में फ्रैंकल से पहले सिगमंड फ्रॉइड और अल्फ्रेड एडलर के विचार हावी थे। फ्रॉइड मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा खुशी या प्लेजर पाना है। वहीं एडलर का मानना था कि इंसान ताकत या पावर हासिल करना चाहता है। लेकिन लोगोथेरेपी का विचार इन दोनों से बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। बिल्कुल।
लोगोथेरेपी यूनानी शब्द लोगोस से बना है, जिसका अर्थ ही है मीनिंग या अर्थ। फ्रैंकल का स्पष्ट मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी और मूल प्रेरणा न तो खुशी की तलाश है और न ही ताकत की। तो वो प्रेरणा क्या है? उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है अपने जीवन का अर्थ ढूंढना। जब इंसान के जीवन में कोई अर्थ होता है तो वो किसी भी हद तक दर्द और परेशानी सहने को तैयार हो जाता है। अगर हम इसे आज के रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई एथलीट ओलंपिक्स के लिए दिन रात पसीना बहाता है, चोटिल होता है, अपनी नींद और आराम का त्याग करता है, तो वो किसी तत्कालीन खुशी के लिए ऐसा नहीं कर रहा होता। हाँ, उस कड़ी ट्रेनिंग में कोई सुख नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो उस दर्द को इसलिए खुशी खुशी सहता है क्योंकि उस दर्द के पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा है, देश के लिए मेडल जीतना। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। लोगोथेरेपी इसी बात पर जोर देती है कि जब जीवन में कोई ठोस अर्थ होता है तो दर्द का अनुभव बदल जाता है। दर्द अपने आप में एक बहुत ही व्यक्तिपरक अनुभव है, सब्जेक्टिव अनुभव। हाँ, लेकिन जब उस दर्द के पीछे कोई कारण होता है, कोई ऐसा मकसद होता है जो उस इंसान के लिए मायने रखता है, तो उस दर्द की चुभन कम हो जाती है। इंसान ये महसूस करने लगता है कि ये पीड़ा व्यर्थ नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक उलझन सामने आती है। ये कहना बहुत आसान है कि अपने जीवन का अर्थ खोजो, लेकिन जब कोई इंसान रोजमर्रा की चक्की में पिस रहा हो या किसी गहरे दुख में हो, तो आखिर ये अर्थ मिलता कहाँ है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर ध्यान लगाने से पाया जा सकता है? फ्रैंकल अपनी किताब में अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्तों पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए इन रास्तों को गहराई से समझते हैं। पहला रास्ता है किसी काम या योगदान से। हाँ, और यहाँ काम का मतलब सिर्फ कोई बहुत बड़ा आविष्कार करना या कोई महान कलाकृति बनाना नहीं है। अर्थ किसी भी ऐसे काम में पाया जा सकता है जहां इंसान अपना 100% दे रहा हो और कुछ निर्माण कर रहा हो। जैसे कोई रोजमर्रा का साधारण सा काम। बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में सफाई कर्मचारी है। अगर वो अपने काम को सिर्फ एक मजबूरी के रूप में देखता है तो वो काम उसके लिए एक बोझ होगा। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि उसकी सफाई की वजह से मरीजों को संक्रमण नहीं हो रहा है और वो उनकी जान बचाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो उस साधारण से काम में एक बहुत गहरा अर्थ पैदा हो जाता है। वाह! तो जब किसी काम में योगदान का भाव जुड़ जाता है तो वहां अर्थ अपने आप आ जाता है। ये नजरिया वाकई काम को देखने का तरीका बदल सकता है। सही बात है। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो किताब में बताया गया है, और वो है प्रेम, लव। किसी को सच्चे मन से चाहना, किसी के लिए जीना, ये भी जीवन को एक बहुत गहरा अर्थ देता है। लेकिन यहां जिस प्यार की बात हो रही है वो आजकल की फिल्मों में दिखने वाले रोमांस से बहुत अलग है। बहुत अलग है। फ्रैंकल ने कैंप के दिनों का अपना एक बहुत ही भावुक अनुभव साझा किया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है। वो वाकया सच में दिल छू लेने वाला है। कड़कड़ाती ठंड में जब कैदियों को सुबह सुबह बर्फ से जमे हुए खेतों में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था, गार्ड्स उन्हें मार रहे थे, उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। उस भयंकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बीच फ्रैंकल का ध्यान अपनी पत्नी की यादों की तरफ गया। वो ख्यालों ही ख्यालों में अपनी पत्नी से बात करने लगे। उस समय उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन उस पल उन्हें एक बहुत बड़ा सत्य समझ में आया। और वो सत्य ये था कि प्रेम की ताकत उस इंसान की शारीरिक मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। फ्रैंकल लिखते हैं कि उस वक्त अगर उन्हें ये पता भी चल जाता कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तब भी उनके उस मानसिक संवाद की तीव्रता कम नहीं होती। यही वो बिंदु है जहां प्यार की असली परिभाषा निकल कर आती है। फ्रैंकल के अनुसार प्यार सिर्फ एक भावना तक सीमित नहीं है। प्यार किसी इंसान की आंतरिक वास्तविकता को गहराई से देखने की क्षमता है। आंतरिक वास्तविकता को देखना? हाँ, जब कोई किसी इंसान को उसके मूल स्वरूप में देखता है और उसकी क्षमता को पहचानता है, तो वो जीवन को एक नया अर्थ देता है। प्रेम हमें हमारे अपने अस्तित्व से परे ले जाता है। काम और प्रेम, ये दोनों रास्ते तो फिर भी आसानी से समझ में आते हैं, लेकिन अब आता है तीसरा रास्ता, जो शायद समझने और अपनाने में सबसे मुश्किल है, पीड़ा या सफरिंग के प्रति हमारे रवैये से। ये सच में कठिन पहलू है। जीवन में कई बार ऐसा दर्द आता है जिसे टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल सफरिंग, जैसे किसी लाइलाज बीमारी का पता चलना या किसी अपने का अचानक गुजर जाना। ऐसी स्थिति में जहां हम हालात को रत्ती भर भी बदल नहीं सकते
वहां अर्थ कैसे खोजा जा सकता है? ये फ्रैंकल के दर्शन का सबसे गहरा और संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि फ्रैंकल किसी भी तरह से दर्द का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि दर्द सहना कोई बहुत अच्छी बात है या जानबूझकर दर्द की तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो पागलपन होगा। हाँ, अगर किसी दर्द को दूर किया जा सकता है तो उसे दूर करना ही समझदारी है। लेकिन जब दर्द ऐसा हो जिसे टाला ना जा सके, तब हमारा उस हालात के प्रति रवैया ही हमारा अर्थ बन जाता है। किताब में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार वाक्य का जिक्र है। एक बूढ़ा डॉक्टर फ्रैंकल के पास गंभीर डिप्रेशन के इलाज के लिए आया। उस डॉक्टर की पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो डॉक्टर उस दुख से उभर नहीं पा रहा था। फ्रैंकल ने उससे सीधा सवाल किया, डॉक्टर, क्या होता अगर आपकी मृत्यु पहले हो जाती और आपकी पत्नी को आपके बिना जिंदा रहना पड़ता? और उस डॉक्टर का जवाब था कि ये तो उसके लिए और भी भयानक होता। वो तो इस दुख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब फ्रैंकल ने उससे कहा, देखिए डॉक्टर, आपकी पत्नी इस भयंकर दुख से बच गई और उसे इस दुख से बचाने की कीमत आप चुका रहे हैं, उसके बिना जीवित रहकर और ये शोक मनाकर। ये सुनते ही उस डॉक्टर का नजरिया पूरी तरह से बदल गया होगा। बिल्कुल बदल गया। उसने फ्रैंकल से हाथ मिलाया और शांति से चला गया। उसकी पीड़ा कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उस पीड़ा को एक अर्थ मिल गया था, अपनी पत्नी को उस दुख से बचाने का अर्थ। ये उदाहरण एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। जब दर्द को देखने का नजरिया बदलता है तो इंसान की सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। मनोविज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया को उद्दीपन और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के स्पेस के रूप में भी देखा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ जो भी होता है, चाहे वो कोई बीमारी हो या किसी का बुरा व्यवहार, वो एक उद्दीपन है और हम उस पर जो भी व्यवहार करते हैं वो प्रतिक्रिया है। इन दोनों के बीच एक ठहराव है, एक खाली जगह है। और उसी खाली जगह में हमारी ये चुनने की आज़ादी मौजूद है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बाहरी हालात सभी के लिए एक जैसे थे, वही ठंड, वही भूख, वही क्रूरता। लेकिन उस खाली स्पेस में लिए गए अंदर के निर्णय अलग अलग थे। और इसी स्पेस का सही इस्तेमाल करके इंसान अपनी गरिमा बचा सकता है। ये साबित करता है कि इंसान पूरी तरह से बेबस कभी नहीं होता। फ्रैंकल ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय समीकरण के जरिए भी समझाया है। वो कहते हैं कि निराशा बराबर है बिना अर्थ के दर्द के, यानी डिस्पेयर इज इक्वल टू सफरिंग विदाउट मीनिंग। डिस्पेयर इज इक्वल टू सफरिंग विदाउट मीनिंग। हाँ, अगर दर्द में से अर्थ को निकाल दिया जाए तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन अगर दर्द के साथ कोई उद्देश्य जुड़ जाए तो वो सहनशीलता बन जाता है। और यह सहनशीलता बनाए रखने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, जिसे फ्रैंकल भविष्य की तस्वीर या फ्यूचर पिक्चर कहते हैं। बिल्कुल। कैंप में जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, उनका शरीर भी बहुत जल्दी हार मान गया। उम्मीद कोई कोरी कल्पना या दिन में देखे जाने वाले सपने जैसी नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक ईंधन है, साइकोलॉजिकल फ्यूल। हाँ, और फ्रैंकल का अपना उदाहरण ही ले लीजिए। जब वो कैंप में टाइफस की बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे थे और मौत के करीब थे, तो उन्होंने खुद को टूटने से बचाने के लिए एक मानसिक तस्वीर बनाई। क्या थी वो तस्वीर? उन्होंने कल्पना की कि युद्ध खत्म हो चुका है और वो एक गर्म आरामदायक लेक्चर हॉल में खड़े होकर दर्शकों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप के मनोविज्ञान पर भाषण दे रहे हैं। इस एक भविष्य की तस्वीर ने उन्हें आज के भयानक दर्द को सहने की ताकत दी। वाकई, जब किसी के मन में ये स्पष्ट होता है कि भविष्य में कोई ऐसा काम है जो सिर्फ उसे ही पूरा करना है, या कोई ऐसा इंसान है जो उसका इंतजार कर रहा है, तो ये एहसास इंसान को कभी हार नहीं मानने देता। यही वो ईंधन है जो इंसान की गाड़ी को अंधेरी सुरंग में भी आगे बढ़ाता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही प्रासंगिक मोड़ लेती है। चलिए इस पूरी फिलॉसफी को आज के आधुनिक समय से जोड़ते हैं। आज हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी बाहरी क्रूरता नहीं है, फिर भी एक अलग तरह की समस्या हर तरफ दिखती है। हाँ, एक अजीब सा खालीपन। हम देखते हैं कि लोग सप्ताहांत पर, वीकेंड्स पर बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं, नशा करते हैं या सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करते हैं। जब सोमवार से शुक्रवार की व्यस्तता खत्म होती है तो अचानक एक अजीब सी उदासी या खालीपन महसूस होने लगता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में संडे न्यूरोसिस कहा जाता है। यही वो स्थिति है जिसे फ्रैंकल ने अस्तित्व का खालीपन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का नाम दिया है।
आज के समय में जब जीवन की बुनियादी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं, तब इंसान खुद से पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? और जब इसका जवाब नहीं मिलता तो क्या होता है? जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, तो बोरियत और खालीपन हावी होने लगता है। और इस खालीपन को भरने के लिए लोग अक्सर पैसे की अंधी दौड़, सत्ता की भूख या तात्कालिक सुखों का सहारा लेते हैं। लेकिन ये सब चीजें उस गहरे खालीपन को भर नहीं पाती। तो फिर इस अस्तित्व के खालीपन से बाहर कैसे निकला जाए? क्या इसका कोई ठोस समाधान है? इसका समाधान कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के सिद्धांत को समझना है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर हम स्वतंत्रता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। हम जीवन से ये नहीं पूछ सकते कि तुमने मुझे क्या दिया या मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन हर रोज हर पल इंसान से सवाल पूछता है। मतलब जीवन एक निरंतर चलने वाला इंटरव्यू है और हम अपने रोजमर्रा के फैसलों, अपने कर्मों और अपने रवैये से उस जीवन को जवाब देते हैं। बिल्कुल। ये नजरिया वाकई इंसान को एक पैसिव पीड़ित से एक एक्टिव निर्माता में बदल देता है। हम परिस्थितियों का इंतजार नहीं कर सकते कि वे हमें कोई अर्थ देंगी। हमें खुद अपने कर्मों से उस अर्थ का निर्माण करना होता है। और इसी से मजबूत होने का एक बिल्कुल नया अर्थ भी निकलकर सामने आता है। समाज में आम तौर पर हम सोचते हैं कि जो इंसान कभी नहीं रोता, जिसे कभी दर्द नहीं होता, वो मजबूत है। लेकिन फ्रैंकल की फिलॉसफी हमें बताती है कि दर्द से अछूता रहना मजबूती नहीं है। तो असली मजबूती क्या है? असली मजबूती है दर्द के बावजूद अपनी इंसानियत को बचाए रखना, अपनी दयालुता, अपनी गरिमा और सही चुनाव करने की क्षमता को बनाए रखना ही सबसे बड़ी आंतरिक जीत है, इनर विक्ट्री। ये आंतरिक जीत वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा ने जीवन को देखने के कई नए दरवाजे खोले हैं। चलिए अब इस गहन चर्चा को समेटते हुए कुछ व्यवहारिक सबक पर बात करते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी जिंदगी में उतारें। ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम सुबह उठकर खुद से ये सवाल पूछें कि आज मेरे दिन का अर्थ क्या है? आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो मेरे लिए या किसी और के लिए मायने रखता है? एक उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत। दूसरी चीज, किसी भी काम को, चाहे वो घर की सफाई हो या ऑफिस की कोई रिपोर्ट, एक उद्देश्य और योगदान के भाव से करना। तीसरी बात, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो या कोई बड़ा नुकसान, तो उस स्पेस को पहचानना और एक सही रवैया चुनना। और रात को सोने से पहले ये भी सोचना कि आज हमने क्या सार्थक किया। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे सत्र के मुख्य बिंदुओं का सारांश निकालें, तो कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। हाँ, अगर मैं इसे समेटूं तो पहली और सबसे अहम बात, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की उसकी आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता। सही कहा। दूसरी बात, जीवन में अर्थ खोजने के 3 स्पष्ट तरीके हैं। अपने काम और योगदान के जरिए, किसी को गहराई से प्रेम करने के जरिए, और ऐसे दर्द के प्रति अपने रवैये के जरिए जिसे टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल। तीसरी बात, दर्द अपने आप में निराशा नहीं है। दर्द में जब अर्थ की कमी होती है, तब वो निराशा बनता है। जब दर्द को एक उद्देश्य मिल जाता है, तो वो इंसान की सहनशीलता बन जाता है। बहुत गहरी बात है। और चौथी बात, अस्तित्व के खालीपन को भरने का एकमात्र तरीका अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाना है। हमें जीवन से सवाल पूछने के बजाय जीवन द्वारा पूछे गए सवालों का अपने कर्मों से जवाब देना है। इस बेहतरीन सारांश के साथ हम आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का स्पष्ट रूप से धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू। जी हाँ, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस तरह के गहरे विषयों पर विचार विमर्श करना हमेशा ही एक बेहद सुखद और संतोषजनक अनुभव होता है। चर्चा के अंत में हम प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे का वो सबसे शक्तिशाली उद्धरण साझा करना चाहेंगे, जिसे फ्रैंकल ने अपनी किताब में बार बार दोहराया है और जो इस पूरे विषय का सार है। जिसके पास जीने का क्यों है, वो जीवन के किसी भी कैसे को सह सकता है। He who has a why to live can bear almost anyhow। और अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल जो हमें इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करता है। अगर जीवन का हर संघर्ष
असल में जिंदगी द्वारा पूछा गया एक सवाल है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम अपनी सबसे बड़ी परेशानी को क्या जवाब दे रहे हैं। क्या हम उस संघर्ष को महज एक शिकायत मानकर व्यर्थ जाने दे रहे हैं, या हम अपनी प्रतिक्रिया चुनकर उसे अपना सबसे बड़ा अर्थ बना रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।